नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव और आप लोग देख रहे हैं सरकारी यूट्यूब चैनल सरकारी तक न्यूज। आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट 2 की। तो आज इस वीडियो हम बात करेंगे ब्रह्मांड की, सौरमंडल की। सौरमंडल में क्या क्या पाया जाता है, सौरमंडल में से एक ग्रह भी लेंगे सूर्य, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप जो भूलने की आदत है ना आपकी, वो भी भूल जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज पहला टॉपिक लेंगे हम ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है और क्या है। तो जो है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में और क्या क्या है, दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड बोलें तो सूक्ष्म अणुओं से लेकर जो महाकाय आकाश गंगा होती हैं, आकाश गंगा जैसे बताया था मैंने, गैलेक्सीज बोलते हैं जिन्हें, के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। जो छोटी छोटी आकाश गंगाएं होती हैं, उल्का पिंड जो होती हैं, उनको महाकाय, जो बड़ी बड़ी आकाश गंगा होती हैं, उन सभी के समूह को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? ब्रह्मांड बन जाता है दोस्तों आपका। ब्रह्मांड के अंतर्गत किन का अध्ययन किया जाता है? जैसे अभी मैं बता ही रहा हूँ डेफिनेशन में कि सभी उल्का आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं का अध्ययन किया जाता है ब्रह्मांड में। आगे देखते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? तो अभी जो आधुनिक जो मॉडल चल रहा है, इसके कई विचारधाराएं। तो ब्रह्मांड के कितने भाग हैं इस तरह से? तो दो भाग हैं। एक तो क्या है, वायुमंडल, और एक है आपका अंतरिक्ष। तो ब्रह्मांड जो दो भागों में बटा हुआ है, वायुमंडल और अंतरिक्ष में। दोस्तों देखिए, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रा लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न। और मैं जो है थ्योरी लिखाया करूँगा नहीं, मैं केवल क्वेश्चन आंसर वन लाइनर क्वेश्चन लाया करूँगा और उसके आंसर बताया करूँगा बस। इससे ही आपकी जो है ज्योग्राफी इतनी मजबूत करा दूंगा कि आप कभी किसी से पीछे नहीं रह सकते। सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यह क्वेश्चन है, सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे बेल्जियम के खगोलविद, जो बेल्जियम के खगोल शास्त्री वैज्ञानिक कह लीजिए, एवं पादरी एस जॉर्ज लेमेंटर, ये थे आपके सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक। अब जी सामान्य क्या है स्थिति? ये साम्य व्यवस्था तथा सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था, यही है ये। अच्छा, और कुछ बताऊं? जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से ही ये एक सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी, वो मैंने बता दिया कि पादरी एफ जॉर्ज लेमेंटर हैं। एक था महाविस्फोटक सिद्धांत, क्रम से सुन लीजिए। एक था साम्य व्यवस्था तथा सतत सृष्टि सिद्धांत, या इसे स्थिर अवस्था संकल्प भी कह लेते हैं। तीसरा है आपका दोलन सिद्धांत, और चौथा है आपका दोस्तों स्फीति सिद्धांत। अच्छा, इनके बारे में कुछ जान लीजिए। जैसे ये है ना, ये आपका सामान्य स्थिति सिद्धांत, तो इसी को और रूप में क्या कहते हैं? जैसा मैंने अभी पहला नंबर बोला था कि महाविस्फोट सिद्धांत, इसी को जो है एफ जॉर्ज लेमेंटर ने वो किया था, खगोलविद किया था। अच्छा, दूसरा जो है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, इसको किसने किया था? तो इसको किया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने इसको किया था। अच्छा, एक है ये दोलन सिद्धांत। तो दोलन सिद्धांत के किसने खोज की थी? तो वो है डॉक्टर एलन संडेंजा। अच्छा, चौथा आपका स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत की जैसे
अलेन गुंथ ने इनकी वो की थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। जो आपका जो मैं अभी बोल रहा हूँ, यह सामान्य स्थिति सिद्धांत, इसी को क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलविद, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, इन्हीं ने किया था, एफ जॉर्ज लेमिथन ने किया था। बाद में इसे रॉबर्ट बेगोनोर ने इस सिद्धांत की पूर्णतः व्याख्या की थी कि इसमें क्या है, कैसे क्या क्या है। दोस्तों एक मैं जो बता रहा हूँ उसको गौर से सुनते चलिएगा। आरंभ में वे सभी पदार्थ जो ब्रह्मांड में बने हैं अति छोटे गोलक के रूप में ही एक स्थान पर स्थित हैं, तथा जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान तथा घनत्व अनंत रहता है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, छोड़िए। ये महा सिद्धांत की पहली पॉइंट था, जो महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपके गोल्ड, हरमैन बॉन्डी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत। इसी को कहते हैं हम निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत। अच्छा, संकुचन विमोचन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एलन सैंडेज। जैसे दोलन सिद्धांत था उसके थे एलन सैंडेज। अच्छा, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो यह है आपका 10⁸ प्रकाश वर्ष। 10⁸ प्रकाश वर्ष। अब आप ये सोच रहे होंगे प्रकाश वर्ष क्या होता है और ये क्या होता है, तो ये आगे अभी हम पढ़ेंगे, आगे अब डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करने के लिए इसका टाइम नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, क्या कहलाता है? मंदाकिनी कहलाता है। जैसे तो अभी मैंने बताया था कल कि क्या कहलाता है, ये मंदाकिनी। चलिए अगले लेते हैं। पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? पृथ्वी की मंदाकिनी को दुग्ध मेखला कहते हैं, आकाश वे, मिल्की वे कहते हैं। ये तो कल भी बताया था, क्या कहते हैं, मिल्की वे। इस मंदाकिनी का कितना भाग सर्पिलाकार है? 80% है, सीधी सी बात है। दोस्तों बेसिक से क्वेश्चन है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा। देखते रहिए आपका क्या जाता है। बस 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा मैं, ज़्यादा लंबी नहीं बनाता हूँ। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था अपनी दूरबीन के द्वारा। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन की खोज की थी। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? देवयानी। उसका नाम क्या है? देवयानी, यानी एंड्रोमेडा। तो चलिए दोस्तों, नवीनतम मंदाकिनी क्या है बताइए जल्दी, कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं बता देता हूँ कौन है। तो ये है आपकी ड्वार्फ मंदाकिनी को नवीनतम मंदाकिनी कहते हैं। आगे चलते हैं, चलिए अब आ जाते हैं अपने सौर मंडल पर। सौर मंडल के बारे में कुछ जान लेते हैं। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल की डेफिनेशन है सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों एवं क्षुद्र ग्रहों एवं धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल द्रव्य का कितना भाग सूर्य में निहित है? बताइए जल्दी से। तो ये है आपका 99.999 भाग जो है सूर्य में निहित है सौर मंडल का। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। क्योंकि सूर्य क्या है? केंद्र में स्थित हुआ है। आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है? तो वो है आपका ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स। देखिए दोस्तों, वीडियो में आपको मेरी
आवाज़ की सांस की कुछ वो आ रही होगी तो उससे डिस्टर्ब ना होना ज़रा। चलिए आगे मिलते हैं। सौरमंडल में ये तो क्वेश्चन थे, अब मैं कुछ डिटेल बताता हूँ आपको। जैसे कि दोस्तों परिभाषा मैंने आपको बताई दी है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं और उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल के सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99 द्रव्य सूर्य में निहित है, यानी सूर्य के अंदर है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। अच्छा, जो प्लेनेमस हैं वो सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। अब आते हैं सूर्य पर। सूर्य क्या है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो सौरमंडल हम अभी पढ़ रहे हैं उसको जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो उसका जन्मदाता कहा जाता है आपके सूर्य को। सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से कितनी दूरी पर है? सूर्य जो है दुग्ध मेखला के कितनी दूरी पर है? तो यह है आपका 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। ये जो है सूर्य जो है दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितनी गति से परिक्रमा कर रहा है? 250 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 250 किलोमीटर का चक्कर पूरा कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका परिक्रमण काल कितना है? सूर्य का परिक्रमण काल कितना है? तो वो है 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष इसका परिक्रमण काल है। अच्छा, सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है? तो यह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पूरब से पश्चिम की ओर, यानी यह तो है सूरज का अक्ष हो गया। यह सूर्य का अक्ष हो गया और वह जैसे इधर हो गया पूरब और इधर हो गया पश्चिम, तो वह कैसे घूम रहा है? वो इस तरह से घूम रहा है, पूरब से पश्चिम की तरफ घूम रहा है। चलिए, इसका मध्य भाग क्या है? इसका मध्य भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? तो इसका मध्य भाग 25 दिनों में इसका घूर्णन करता है। कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में घूर्णन करता है। इसका ध्रुवीय भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? तो इसका ध्रुवीय भाग जो है 35 दिनों में घूर्णन करता है। ये तो हो गया सूर्य। अच्छा, ये हो गया इसका मध्य का भाग, ये तो जो है 25 डेज में कंप्लीट करता है। और ये हो गए उसके ध्रुवीय कोने हो गए, जो ध्रुवीय भाग वो जो है किसको कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 35 दिन में कंप्लीट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है, उसमें क्या क्या है? तो सूर्य एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का गैसीय गोला, उसके अंदर तमाम गैसें भरी हुई हैं। कितने प्रकार की गैसें हैं सूर्य के अंदर? तो उसमें 71% तो हाइड्रोजन है, 26.5% क्या है? हीलियम है, तथा अन्य गैसें भी हैं जो 2.5% रहती हैं। अगला चलते हैं आगे। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? जैसे कि ये हो गया आपका सूर्य, तो ये जो पॉइंट बनाया है मैंने, ये हो गया उसका केंद्र। तो इसको केंद्रीय भाग को क्या कहेंगे? तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रोड, यानी कोर कहेंगे इसको, इंग्लिश में कोर और हिंदी में क्या कहेंगे? क्रोड। अच्छा, क्रोड का तापमान लगभग कितना होता है? तो क्रोड का तापमान होता है 1.5 × 10⁻⁷ होता है। कितना होता है? 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा,
अच्छा, इसको कोर कहते हैं, ये आपको पता चल गया। सूर्य के बाहरी भाग का कितना तापमान होता है, बाहरी सतह का, तो उसका तापमान हुआ है 6000 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये तो हो गया इसे। एक चीज़ और बता दूँ आपको दोस्तों, जो सूर्य जो है अपने अक्ष पर 250 मिलियन वर्ष यानी 250 किलोमीटर पर सेकंड का चक्कर लगाता है ना, उस जिसे ब्रह्मांड में कॉस्मो ईयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे परिक्रमण काल था दुग्ध मेखला का, केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ साल था ना, तो वह हो गया 250 मिलियन। तो इसे जिसे ब्रह्मांड में क्या कहते हैं, कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये अभी मैंने बता ही दिया आपको। इसका तापमान मैंने बता दिया बाहरी सतह पर, और मध्य भाग का तापमान बता दिया मैंने, मध्य भाग को क्या कहते हैं ये भी बता दिया। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं। अच्छा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है आपकी नाभ की संलयन क्रिया। नाभ की संलयन क्रिया सूर्य की प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश क्यों नहीं होते हैं? प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश क्यों नहीं होते? क्योंकि सूर्य प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है सूर्य? सूर्य के जो आसपास किनारे पर प्रकाश मंडल नहीं होता, क्योंकि वह उसका प्रकाश खींच लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसीलिए सूर्य के किनारे प्रकाशमान नहीं होता। अगला प्रश्न लेते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे वर्ड मंडल कहते हैं। जो ये अभी हमने पढ़ा है ना, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश क्यों नहीं होते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम वर्ड मंडल कहते हैं। अच्छा, वर्ड मंडल का रंग कैसा होता है? तो ये लाल रंग का होता है। आगे चलते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सूर्य किरीट कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? सूर्य किरीट। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? कोरोना। भाई कोरोना आ गया। कोरोना का नाम तो इतना बुरा है कि सोचते ही आदमी घबरा जाता है। हम नहीं बोलेंगे भाई, इसको छोड़ दो। सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है? तो यह एक्सरे किरणें उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कि सूर्य का मुकुट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति कब होती है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य किरीट से जो प्रकाश निकलता है वो कब निकलता है? तो जब पूरा सूर्य ग्रहण पड़ता है तब पूरा खत्म होता है, तब वो प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश को ही कहते हैं। सूर्य की उम्र कितनी है दोस्तों? सूर्य की उम्र है 4.6 बिलियन वर्ष। पता नहीं कब खत्म होंगी, हमें नहीं पता, पर होगी। इतनी वैज्ञानिकों ने इतनी अनुमान लगाया है कि इतनी वर्ष तो इसकी लगभग उम्र है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? उम्र तो उसकी है 4.6 बिलियन वर्ष। अच्छा, प्रकाश देने का समय कितना है? तो 10 बिलियन वर्ष। और जब प्रकाश देगा तो उम्र होगी, तभी तो प्रकाश देगा वो। समझे कि नहीं समझे? इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा हुआ? चलिए आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जब सूर्य निकलता है तो हमारी धरती पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उसको कितना समय लगता है? तो वो है आपका 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 16.6 सेकेंड इसका टाइम लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड।
अच्छा, सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? तो ओरेरा बोरियस कहते हैं। ओरेरा बोरियस कहते हैं। अच्छा, ओरोरा बोरियस को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ओरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जैसा आगे हम बताएंगे अभी, जैसे सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के कितना होता है? तो यह 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं। सूर्य का धब्बा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर करने में कितना समय लेता है? कितना समय लेता है? सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्कर 22 वर्षों का होता है, लगभग 27 वर्षों का भी होता है। कितना समय लेता है? 27 वर्ष। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर क्या होता है? सूर्य की सतह पर जब दिखाई धब्बा पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर क्या होता है? उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात, मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। मैग्नेटिक उत्पन्न होते हैं झंझावात, मैग्नेटिक स्टॉर्म। जब अच्छा, ये जो है, जो सूर्य का धब्बा चारों ओर एक चक्कर पूरा लेता है, पहले 11 वर्षों तक तो यह धब्बा, ये जो 27 वर्ष है ना, ये गलत है। ये गलत है। ये यहाँ पर 22 ईयर्स होगा। कितना होगा? 22 ईयर्स। ये पहले 11 वर्षों में जब ये धब्बा दिखाई पड़ता है तो यह पहले 11 वर्षों में यह धब्बा बढ़ता है और बाद के जो 11 वर्ष होते हैं उनमें यह धब्बा घटता चला जाता है। क्या होता है? बाद में यह धब्बा घटता है। अच्छा, सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास है आपका 13,91,980 किलोमीटर। सूर्य का व्यास है कितना है? 13,92,000, लगभग 92,000 हो गया किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। कितना है? यह पृथ्वी के व्यास का लगभग कितने गुना है? 110 गुना है। पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? सूर्य के ताप का पृथ्वी को कितना भाग मिलता है? तो यह 2 अरबवां भाग मिलता है, 2 अरबवां। अच्छा, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। कितना मिलता है? 2 अरबवां। और जो हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है ये पृथ्वी से। अच्छा, सूर्य कौन कौन सी गैसों का गोला है? तो गोला है ये हाइड्रोजन और हीलियम की गैसों का यह गोला है। सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम की गैसों का गोला है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? कोपरनिकस ने लगाया था। जैसे ये तो हो गया हमारा सूर्य। अब सूर्य के चारों ओर यहाँ होगी पृथ्वी, यहाँ हो गए अन्य ग्रह भी हो गए, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ, तरह तरह से जो है चक्कर लगाते हैं। सूर्य क्या सौरमंडल का केंद्र है, तो पृथ्वी हमारी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। अच्छा, और जान लीजिए, प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड करते थे और विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया था। क्या कहा गया था? जियोमेट्रिक थ्योरी कहा गया था, जिसे इसमें क्या गया था? इसमें पृथ्वी को केंद्र मान लिया गया था और जिसके
चक्कर सभी आकाशीय पिंड लगा रहे थे। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री आए निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने 1473 से 1543 ईस्वी ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और सभी ग्रह इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा लगाते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। अतः सूर्य विश्व का ब्रह्मांड का केंद्र बन गया और इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। अब आपको पता चल गया होगा जियोसेंट्रिक थ्योरी और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेह के सहायक कौन आए थे? जोहानेस केपलर कब से 1571 से 1630 ने ग्रही कक्षाओं के नियम की खोज की, परंतु इनमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना। इन्होंने भी क्या माना? सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र होने का गौरव मिला और यह हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही। इससे आगे अब हम बात करेंगे, हमारे ग्रह आएंगे, सौरमंडल के पिंड में आता है वो टॉपिक, तो आगे बात करेंगे कल वीडियो में। तो मिलते हैं, चलिए धन्यवाद।